नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। बिहार से चुनावी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की, उनकी पार्टी की। और अभी अभी जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं, पीके के जो उम्मीदवार हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, उन पर नाम वापस लेने का कहीं न कहीं दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं वो। इसके अलावा और भी कई सारे आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन अचानक से मतलब कोई भी पार्टी चुनाव में अब गिने-चुने दिन बचे हैं। ऐसे में कोई नाम वापस लेने के लिए और पीके की पार्टी से बीजेपी को इतना खतरा कैसे है और क्यों हो सकता है? क्योंकि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और जेडीयू और बीजेपी पिछले बार भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था चुनाव में। तो कुल मिलाकर के ये आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। तो ये मतलब प्रशांत किशोर एक मतलब डर है या फिर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं या कोई सबूत है? क्योंकि उनके 3 नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको चुनाव से हटने का उन पर प्रेशर था। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। विशाल जी हैं, उसके बाद हिमांशु जी हैं, अभिषेक जी हैं और तीसरे अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल अभिषेक जी से। अभिषेक जी, और हमारे साथ अजीत सिंह जी भी हैं, जुड़ गए हैं, तो आपका भी स्वागत है। अभिषेक जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि प्रशांत किशोर जो है, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं या कुछ सबूत वगैरह भी है? और अचानक से चुनाव के आखिरी मोमेंट में तो क्या समझा जाए इसे? देखिए, प्रशांत किशोर जो कहते हैं, उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि सबूतों के साथ बैक किया जाए। वो पिछले अगर आप 3 साल से उनको फ़ॉलो कर रहे हो, तो कुछ भी बात बिहार के बारे में बोलते हैं, सबूत के साथ बैक करते हैं। जैसे कास्ट बेस्ड अरिथमेटिक को तोड़ना हुआ, लोग बिहार पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कास्ट बेस्ड वोटिंग करते हैं। बट उन्होंने सबूत के साथ बताया कि 84 के बाद कैसे वो कोर्स के बाद कैसे मोदी के टाइम में कैसे बिहार ने कास्ट से हट के वोट किया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर कुछ भी कहते हैं तो सबूत के साथ कहते हैं। लेकिन अगर पिछले 3 साल में से 2 साल या ढाई साल और 6 महीने को एक अलग रख लिया जाए तो दोनों में अलग-अलग प्रशांत किशोर देखने को मिले हैं। 3 साल के ढाई साल वाले फेज में प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। जैसे कि बिहार के बारे में बातचीत करना, जो बाहर से मीडिया वाले आए उनको बिहार के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें बताना, अपना एजेंडा बताना, अपना प्लान बताना, उनका जो सूत्रीय एजेंडे होते हैं लोगों को। जैसे मैं उनके उनकी टीम से मिलता था तो वो लोग डॉक्यूमेंट दिखाते थे, ये हमारा प्लान है, दियारा के अराउंड ऐसे हम शहरों को एक्सपैंड करेंगे, इस शहर को वैसे एक्सपैंड करेंगे। तो वो एक पॉजिटिविटी एक वाइब आती थी उनके कैंपेन से, प्रशांत किशोर की बातों से। जैसे बातें करते थे, खुद को प्रेज़ेंट करते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। लोकल में 1-2 इंसिडेंट ही मुझे याद है, जैसे कन्हैया बेलारी जी के साथ हुआ था कि एक बहस टाइप की हो गई थी, बट इतना बड़ा नहीं चला था। पिछले 7-8 महीने में या फिर 5-6 महीने में क्या हुआ ना, थोड़ा-सा वो नेगेटिविटी की तरफ टिल्ट करने लगे हैं। हालाँकि पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी माना ही जाता है कि गिवन फैक्ट है, लेकिन वो नेगेटिविटी की तरफ कुछ ज़्यादा टिल्ट करने लगे हैं। जैसे कि बार-बार करप्शन के इल्ज़ाम लगाना, चार्ज चार्ज ऐसे होगा बार-बार करप्शन के इल्ज़ाम लगाना, कभी इस नेता को कभी सम्राट चौधरी पे, कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे तो इल्ज़ाम लगाना, फिर उसके बाद एक जो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि हाइपरबोल टाइप का, तो वो हाइपरबोल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से। अब ये मुझे समझ नहीं आता और सामने से पकड़ना मुश्किल है कि वो हेडलाइन ग्रैब करने की नेगेटिव तरीके से क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव वे में उनको हेडलाइन मिल रही थी। उनका जो मेरे ख्याल से अभी एक वोटर बेस और एक सपोर्ट बेस बना है, वो अर्बन यूथ और माइग्रेंट के बीच है। जितना जितना मैंने देखा है, अभी अर्बन यूथ और जी माइग्रेंट के बीच। जी, आप जी। बताओ। अच्छा सॉरी। अ, अजीत जी, अच्छा हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो हैं मुज़फ़्फ़रपुर में इस समय उज्ज्वल मिश्रा हैं, वो भी जुड़ गए हैं, लेकिन आपके पास उज्ज्वल आएँगे। उससे पहले अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, जो प्रशांत किशोर हैं, वो पॉज़िटिव पॉज़िटिव जा रहे थे एकदम अचानक से नेगेटिव पाथ पर समझ नहीं आ रहा। ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो। हरिशंकर जी, क्या है, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और
पहली बार वो 2014 में चुनाव के समय, मोदी चुनाव के समय जो चर्चा में आए थे और उन्होंने कई पार्टियों के लिए रणनीति बनाई, कई लोग जीत का श्रेय भी उनको देते हैं। फिर उनको वो बिहार में जो है बदलाव को लेकर के एक अच्छी सोच के साथ वो मैदान में आए। जब आए तो खूब पॉजिटिव बोलते, जब लोग शुरुआत में आता है बड़ी अच्छी-अच्छी बातें भी करते। धीरे-धीरे उनको तो राजनीति क्या है, एक राजनीति के लिए रणनीति बनाना और राजनीति में खुद उतर करके मैदान में उसका सामना करना, दोनों अलग चीज़ होती है। तो जब शुरू-शुरू में आए थे तो उन्होंने पदयात्रा की, लोगों से मिले-जुले तो अच्छे लोगों का रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आने लगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आने लगा, जो प्रशांत किशोर एकदम शांत स्वभाव से थे, एकदम पोलाइटली बातचीत कर रहे थे, और धीरे-धीरे चिड़चिड़ापन उनके अंदर आने लगा। वो गुस्सा करने लगे। और आरोप-प्रत्यारोप तो राजनीति में शाश्वत चीज़ है। आरोप-प्रत्यारोप, कुछ आरोप के बदौलत ही केजरीवाल आए थे, आरोप के बदौलत ही मोदी जी भी आए, बहुत सारे घोटालों की बात हुई, सारी चीज़ें हुई। तो आरोप-प्रत्यारोप कोई सामान्य, ये तो सामान्य बात राजनीति में चलती है। लेकिन प्रशांत किशोर को कहीं न कहीं उनको अपनी वास्तविक हालात से वो रूबरू होने लगे। उनको लगने लगा है कि मेरी जो है प्रतिष्ठा बचनी मुश्किल है। इसलिए वो अब चिड़चिड़ाने लगे। वो अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट को जो है डरा के, धमका के बैठाया जा रहा है। जब भाई आप ऐसे उम्मीदवार को बनाए क्यों जो छोटी-सी बातों में डर जाए, धमक जाए, लोभ में आ जाए, प्रलोभन में आ जाए। आपको अपने उम्मीदवार पे भरोसा नहीं है, तो आप जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी? सोचिए, आपका उम्मीदवार आप पर भरोसा नहीं कर रहा है और वापसी ले रहा है, तो आप जनता आप पर कैसे भरोसा करेगा भाई? आपको एक पूरे जो 5 साल के ये विधानसभा मतलब क्या होता है? विधान बनाने वाली सभा। विधायिका आपको चुनाव जीतने के लिए आपको तो पता होना चाहिए कौन कैंडिडेट कहाँ किस स्थिति तक मौजूद, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव आप नहीं लड़ते हैं, चुनाव के साथ साथ जो है एक मनोबल भी आपके साथ जाता है। जनता का विश्वास जितना होता है, तो अपना विश्वास करें जीतेंगे तब तो जनता का विश्वास आप जीतेंगे। तो आपका उम्मीदवार अगर वापस ले रहा है तो आप उम्मीदवार से बात कीजिए, और बाकी आरोप प्रत्यारोप तो लगा, सिर्फ आप ही को उम्मीदवार को क्यों बैठाया जा रहा है? आरजेडी को भी आरोप लगाना चाहिए था, कांग्रेस को भी लगाना चाहिए था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वाले अभी एनडीए के साथ हैं, उसके बाद एआईएमआईएम का भी लगाना था। वीआईपी के उम्मीदवार भी कल कह दें कि उनके चलते जो है डर के जो है जो वापस ले लिए, ये इसमें बात में दम नहीं है प्रशांत किशोर का। उनको विशाल जी, चुनाव लड़ना चाहिए। ये हाँ, विशाल जी, ये आरोप जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, वो कहीं हताशा तो नहीं है, या फिर है कि बहुत हौसले में है और उनको लगता है कि इस तरह की बातें ठीक है, हो सकता है कि वो फैक्ट हो, हम उस पे नहीं जा रहे, क्योंकि इसकी जांच होती है, बाकायदा। ये एक तो आरोप है, ये आरोप को हम न सही मान सकते हैं न गलत मान सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो है, शुरू से हम देख रहे हैं, और अभिषेक जी ने भी कहा कि बहुत पॉजिटिव वे में चल रहे थे चुनाव में, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव थे वो। लेकिन अब कहीं न कहीं लगता है कि उनका भरोसा जो है, विश्वास जो है, वो डोल रहा है कहीं। जैसा अभिषेक जी ने कहा कि बड़े ही सकारात्मक पॉजिटिव नोट पे राजनीति कर रहे थे वो लगातार, जो है उसके बाद से दूसरी बात निकल के आई कि उनके व्यवहार को लेकर जो एक चिड़चिड़ापन जिसको आप उन्होंने इंगित किया, मुझे लग रहा है कि शायद जो ज़मीन से जो फीडबैक आया है, आप देखेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो सबसे बड़ी चीज़ वो जो था, जो हमने कल भी उससे बात की थी कि पहले उन्होंने होम टाउन मतलब जो अपना नेटिव प्लेस है वहाँ लड़ने की बात की, फिर उनका था कि भाई वो राघोपुर से लड़ेंगे। तो जो उन्होंने कदम पीछे खींचे, और ख़ैर अब कहने के लिए कि भाई पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, पार्टी ने ऐसा कहा है कि आप खुल के मैदान में नहीं जाइए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और कई लोग इस चीज़ को शायद भापेंगे भी, कि शायद जो फीडबैक है ज़मीन से जो उनको मिल रहा है, वो बहुत उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। अब जब चीज़ें जब आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर आपका जो आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो बहुत सकारात्मक हम उम्मीद नहीं कर सकते। जी, उज्ज्वल, ग्राउंड रिपोर्ट की बात हो रही है, तो ग्राउंड पर हैं आप। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप ही बताइए, क्या है मतलब, मुज़फ्फरपुर में इस वक़्त हैं आप, और बीजेपी ने अपने कई दशक पुराने विधायक का टिकट काट के, पूर्व विधायक का टिकट काट करके
रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया है, वहां पर प्रशांत किशोर को लेकर के क्या है चर्चा, लोग क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर की पहले तो मैं आपको पूरा उनका अभी तक का बिहार चुनाव में जो मुझे प्रशांत किशोर का अनुभव दिखा है जमीन पर, आप देखोगे प्रशांत किशोर शुरुआत का, जब हम बिहार चुनाव की शुरुआत की बात कर रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इस चुनाव अपने परवान पर चढ़ा, तब प्रशांत किशोर की आपने खूब सारे दर्जनों के भाव से इंटरव्यू देखे होंगे, सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता देखी होगी। फिर प्रशांत किशोर के जैसे जैसे ये चुनाव में तापमान चढ़ा, आपने प्रशांत किशोर के वो इंटरव्यूज भी देखे होंगे जब प्रशांत किशोर एरोगेंट होने लगे, कई पत्रकारों के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक होने लगी और यहाँ तक कि वो पत्रकारों पर चढ़ने लगे थे। उसके बाद आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि प्रशांत किशोर कई इंटरव्यूज को छोड़कर जाने भी लगे हैं, ऐसे कई वीडियोज उनके वायरल हुए। बहरहाल प्रशांत किशोर सबसे शुरुआती दौर में भले ही उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया, कई पार्टियों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ाया, जितवाया उनको, जो भी उनका अपना अनुभव रहा हो, लेकिन चुनाव लड़वाना एक अलग का सब्जेक्ट है और चुनाव खुद लड़ना एक अलग का विषय है। आप देखो प्रशांत किशोर की जो अब राजनीतिक चमक है वो धीरे धीरे फीकी पड़ती नजर आपको आ रही होगी। पहले से अगर इस चुनाव जब शुरू हो रहा था तब से आप उसको कंपेयर करेंगे, उसकी बड़ी वजह क्या है? एक तो प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको राजनीति का अनुभव नहीं है। जितने भी आप उनके अभी तक के प्रत्याशी देखोगे उसमें ज्यादातर को अगर आप लोगे तो उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और राजनीतिक अनुभव ना होने की वजह से उनके जो प्रतिद्वंदी सामने खड़ा है उसको उसका जो सिस्टम है वो मजबूत नजर आता है उनके सामने। दूसरा एक आप और देखोगे, अगर मैं तो उस वक्त शायद बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन मैंने जब पढ़ा वो 92 के आसपास का वक्त था जब नीतीश कुमार के उफान का वक्त हुआ करता था, नीतीश कुमार राजनीति में चरम पर आ रहे थे, तो नीतीश कुमार के उद्भव काल को हमने कैसे देखा था? नीतीश कुमार ने कुर्मी महारैली की और उस महारैली के बाद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाया और उस माहौल ने असर ये पैदा किया कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता बनकर उभरे और लोगों ने नीतीश कुमार को समझा। प्रशांत किशोर के पास ये एक सबसे बड़ी कमी है, भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगा के विकास विकास की बात करके सिर्फ इन दो चीजों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये बिहार की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक आप जातिगत समीकरणों को सेट नहीं करोगे, जब तक जातिगत संगठन, जातिगत समीकरण आपके पक्ष में नहीं आएंगे, चुनाव में उतरना, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना मुझे लगता है एक पूरी कल्पना सी नजर आएगी आपको। यही काम प्रशांत किशोर के साथ हो रहा है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका संगठन आप देखिए लोग कितना मजबूत है, संगठन नाम मतलब वो उन्होंने पदयात्रा बहुत की। एक मैं जैसे कल आपको जानकारी दे ही रहा था कि प्रशांत किशोर की सर्वे टीम जो है वो बहुत माहिर टीम है। यहाँ पर आकर मुझे पता लगा कि पटना और उसके आसपास के होटल में प्रशांत किशोर की टीम के 2-2 कमरे हर होटल में अक्सर बुक हुआ करते थे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब राघोपुर की हम बात कर रहे थे जहां से प्रशांत किशोर ताल ठोकने की बात कह रहे थे और तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने ऐन वक्त में मना कर दिया, पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए? क्योंकि प्रशांत किशोर की सर्वे टीम ने उनको वो जो जमीनी स्तर पर नजारा था वो उनको जाकर के सारे आंकड़े दे दिए और उसके बाद प्रशांत किशोर को लगा कि खुद मैदान में उतरना और तेजस्वी के खिलाफ खड़ा होना और उसके बाद कहीं ऐसा हुआ हार गए तो मैसेज बहुत गलत जाएगा, ठीक नहीं जाएगा, इसलिए प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे। तो ये जन सुराज के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये हालत है। एक मैं आपको जन सुराज के कैंडिडेट्स की और बताऊं, अब तो आप देख रहे होंगे जन सुराज के कैंडिडेट्स एनडीए के समर्थन में जाने लगे हैं। वो जिनको टिकट मिली है वो एनडीए के समर्थन में जा रहे हैं, टिकट हटने की बात कह रहे हैं, मतलब पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं, कईयों ने तो दल बदल लिए हैं, कोई भाजपा में जाने की बात कह रहा है, कोई जेडीयू में जाने की बात कह रहा है। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि चाहे बीजेपी जहां से कैंडिडेट हो, बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, ये दशकों की पार्टियां हैं बिहार के अंदर और इनका अपना जो गढ़ है, जातिगत समीकरण है वो मजबूत है और वो जातिगत समीकरण की वजह से ही सारा सेटिंग जो है वो हो रही है। इसलिए कैंडिडेट्स को भी अब आप उससे कह सकते हैं कि उनको प्रलोभन दिया जाए, उनको जरा जो भी हो जिस भी वजह से जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि कैंडिडेट्स जो प्रशांत किशोर की पार्टी के हैं वो पार्टी तक छोड़ रहे हैं, उनको वो टिकट रास नहीं आ रही और वो मुद्दे रास नहीं आ रहे। तो ये एक सबसे बड़ी हकीकत है जो मुझे अभी तक प्रशांत किशोर की पार्टी में नजर आ रही है और इसीलिए आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर का जो रणनीतिक धार थी चुनाव में अब वो धीरे धीरे कमजोर साबित होती जा रही है। जी अभिषेक जी, सिर्फ स्ट्रैटेजी से चुनाव नहीं लड़ा जाता, आपके पास अनुभवी नेता की भी जरूरत होती है। आप अनुभवहीन जो पॉलिटिशियन है ही नहीं, हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है आप। मतलब किसी कोई भी ठीक है, आपने अपने क्षेत्र के बड़े लोगों को
टिकट दिया है, लेकिन चुनाव ये पुलिस जीतने तो आपके हारने यहाँ कहाँ पे है? लड़वाने का तो अनुभव उनका है ही नहीं। जी, और जैसा उज्ज्वल जी ने कहा, सबसे बड़ी कमी भी प्रशांत किशोर की पार्टी में यही है। प्रशांत किशोर ने सोचा कि एक सेंट्रलाइज़ इलेक्शन लड़ा जाए। जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोदी के चेहरे पे 2 इलेक्शन हो गए हैं, अब तो 3 इलेक्शन हो गए, 14, 19, 24। वैसे ही बिहार में एक खास कम्युनिटी है जो लालू और तेजस्वी के नाम पे वोट करती है। एक खास कम्युनिटी है जो प्रॉपर मोदी और नीतीश के नाम पे वोट करती है। तो उनको लगा कि वो भी एक सेंट्रलाइज़ चेहरा क्रिएट कर लेंगे, एक पैन बिहार उनकी इमेज बन जाएगी, जिसके कारण वो चुनाव जीत जाएंगे। बट वो जमीनी स्तर पर उतना नहीं होता ना। अगर आप, ठीक है, एक सेंट्रलाइज चेहरा चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप नेता चुनाव लड़वा रहे हो, एमएलए के लिए आप टिकट दे रहे हो, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की कमी हो जाए। काफी कुछ तो, जैसे आप शुरू से ही अगर देखिए तो एक आनंद मिश्रा जी का एग्जाम्पल आप ले ले, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनके जिला प्रकोष्ठ वगैरह में बैठे हुए हैं। तो उनका साफ-साफ कहना है कि जो मेन पार्टी है, उनका जो मेन पॉलिटिकल एलियंस है, आइडियोलॉजिकल वाला है, तो वो ऑप्शन दे तो उनकी तरफ वो जाना प्रेफ़र करेंगे। लेकिन चूँकि उधर नहीं मिल रहा है, तो वो इस साइड प्रशांत किशोर की साइड बैठे हुए हैं, जनसुराज के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो एक भारी कमी थी कि उन्होंने पॉलिटिकल वालों को लिया, जो पॉलिटिक्स से जिनका अनुभव था उनको लिया, बट प्रेफ़र किया कि जो उनका कोर एक अपील है कि पढ़ा-लिखा, शिक्षित, ये सब। तो पढ़ा-लिखा भी, उससे किसी को इनकार नहीं होता है कि सबको पढ़ा-लिखा नेता चाहिए होता है, लेकिन पढ़ा-लिखा नेता जिसकी क्षेत्र में उतनी पहुँच ना हो और लोग उसको हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के रूप में ज़्यादातर जाने, और जो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ना घूमे, एक पॉलिटिकल रेटरिक वगैरह में एक्सपर्ट ना हो, तो उसकी बहुत कमी है प्रशांत किशोर की पार्टी के अंदर। और वो आप देख भी रहे होंगे कि एक एक नेता कितने 243 विधानसभा में कितनी बार घूम सकता है। उसके कारण उनको इलेक्शन अपना जो राघोपुर का कैंडिडेचर था या कहलगांव का था, वो उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे 3-4 दिन बिताना पड़ता। तो एक ये भी कारण आप सामने से देख सकते हैं कि क्या गड़बड़ी रही उनके अंदर। जी, अभिषेक जी, हमारे साथ अजीत जी, चुनाव बच्चों का खेल नहीं है कहा जाता है आमतौर पे हमारे यहाँ, और हर जगह कहते हैं चुनाव बच्चों का खेल नहीं है। आप अच्छे कैंडिडेट तो लेके आ जाएँगे, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को चुनाव जीतना, उनका अनुभव होना, कई सारे माहिर लोगों को वो टिकट उन्होंने दिया है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में माहिर नहीं है, तो फिर मुश्किल तो होनी है, क्योंकि चुनाव जीतना एक कला है। उसमें हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती है, आप पब्लिक रिलेशन है, बाकी चीज़ें हैं। देखिए हरिशंकर जी, चुनाव क्या है कि जो कैंडिडेट को आप दिए हैं, कम से कम कैंडिडेट को उस विधानसभा में कितने बूथ हैं, इसकी तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। और उस बूथ में आपके कितने एजेंट, देखिए चुनाव जब आप लड़ते हैं तो ठीक है, मीडिया में चलती है, भाषणबाजी होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव जो जीता जाता है, वो बूथ लेवल कार्यकर्ता के बदौलत जीता जाता है। देखिए ज्यादातर लोग सिंपैथी आपको वोट देने वाले हैं, लेकिन वो किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गए। तो बूथ लेवल कार्यकर्ता जो होता है, उसको घर जाके बोलता है, अरे टाइम हो गया, आप चलिए वोट दीजिए। तो वो घर से निकाल के बूथ तक पहुंचाने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, वही आपको चुनाव को जीत में जाके परिणत करते हैं। तो प्रशांत किशोर जो है, ये बूथ लेवल तक पहुंचे नहीं है, वो मीडिया के हेडलाइन है, वो स्ट्रेटजी मेकर है। उनके बूथ लेवल पे कार्य, मुझे नहीं लगता कि वो विधानसभा चुनाव में बूथ लेवल पे अपना एजेंट भी दे पाएंगे। सभी बूथ पे उनका एजेंट जनसुराज का होगा, 2-2 4-4 करके होता है, 2 एक पार्टी का 2 या 4 होता है, तो वो दे पाएँगे, मुझे लगता है इसकी भी कमी है। मुझे लगता है उनकी पर्ची काटने भी कम होंगे। तो प्रशांत किशोर के पास ऐसे लोग आए जिनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला था। लेकिन राजनीतिक अनुभव जो है उनके पास शून्य था। तो सिर्फ चेहरे के बदले चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा का चुनाव जो होता है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होती है। तो प्रशांत किशोर के पास जो है वो अभी इस बार अनुभव लेंगे, अगले बार वो कंटेस्ट में आएँगे। प्रशांत किशोर अच्छे मोटिव के साथ आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे मोटिव के साथ अच्छे कार्यकर्ताओं की भी एक फौज होनी चाहिए ना। आप सिर्फ बैठे और चुनाव, और दूसरी बात है कि मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर किसी और की सुनते भी होंगे। उनको आरसीपी सिंह को एक अनुभव था, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राजनीतिक अनुभव रहा है। तो मुझे लगता है इस चुनाव में उनको आरसीपी सिंह को सबसे आगे करना चाहिए था, क्योंकि आरसीपी सिंह कहाँ दिख रहे हैं? एक दिन टिकट बाँटने के समय दिखे, उसमें भी, उसके बाद नहीं। तो ऐसे राजनेता जो उनके पास थे, जो भी आए, उनके ऐसा नहीं पॉलिटिकल अनुभव वाले उनके साथ नहीं है, हैं, उनके साथ हैं, लेकिन उनको जब तक वो आगे नहीं करेंगे, जब तक उनको
जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे, बूथ लेवल का एनालिसिस करके बूथ लेवल कार्यकर्ता का जो है वो निर्माण नहीं किए हैं, तब तक कैसे आप चुनाव लड़ेंगे बताइए? अचानक से आप आएँगे और चुनाव आरसी लड़ लेंगे, जीत जाएँगे, नहीं हो। अजीत जी, जी, आरसीपी सिंह को साथ तो ले आए, लेकिन ये वही सिंह साहब हैं जिन पर आरसीपी टैक्स का आरोप लगता था और यही विपक्ष वाले घेरते थे, जो ना जेडीयू में भी जेल हो पाए, ना भाजपा में खप पाए, फिर इधर आ गए। तो डर तो है कि दागी चेहरा है, हालांकि उनकी बेटी को टिकट दिया है, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि खुल के सामने लेके नहीं आए उनको। ये भी समस्या हो सकती है। अरे उनके अनुभव का तो लाभ ले सकते थे ना आप, अनुभव का हाँ, वो लाभ तो ले लेते ना। सकते हैं। देख समस्या क्या है ना, वो बहुत असुरक्षित आदमी है प्रशांत किशोर, आप इस चीज को मानिए। बहुत असुरक्षा के घेरे में रहते हैं। वो आदमी जो है खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कोई आदमी आगे बढ़ जाए तो वो उसको खतरा लगता है कि उसके फेस वैल्यू पे कोई डेंट न लग जाए। अभी आप देखते होंगे कई अच्छे-अच्छे बिहार के युवा नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा अपना नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में गौण है। अब देखिए आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, हुँ, टीवी चैनल में हुँ। आते हैं, एक एक विश्वविद्यालय के नेता रहे हैं, अच्छा वक्ता है, लेकिन देखिए वो बिहार चुनाव के इसमें गौण है। तो नाम क्या होता है नाम कि आप नहीं लेना चाह रहे हैं, नाम आप नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है कि उससे आरजेडी को उनसे परेशानी है ना, नहीं, नहीं इसीलिए आरजेडी शायद क्या है आगे ना, नहीं कर रही। हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आरजेडी भी और स्थापित जो नेता हैं, उनकी कुर्सी भी हुँ, हुँ। खतरे में है। हाँ, तो ये है ना, तो नाम प्रशांत किशोर जी अभी चुनाव लड़ने के स्थिति में नहीं थे और चुनाव लड़ के अनुभव हासिल करेंगे। वो जीतने-उतने की स्थिति में नहीं है, थोड़ा अभी अनुभव लेंगे, तब आगे अगले चुनाव में फैक्टर साबित होंगे। विशाल जी, जी, विशाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मतलब चुनाव में प्रशांत किशोर हालाँकि मेहनत तो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो कहीं न कहीं मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर बेहतर नहीं सेलेक्ट हो पाया मामला, जो आया उसी को थमा दिया टिकट, इस टाइप का कुछ फैसला नहीं रहा? नहीं, जहाँ तक कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात है, तो एक नई पार्टी जो कि पहले चुनाव में मतलब प्रशांत किशोर का एक एक पक्ष ये भी है कि बिहार की कोई पार्टी 243 सीटों पर नहीं लड़ रही है। हुँ, अकेले प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 243 सीटों पर प्रत्याशियों को लड़ाने की हिम्मत जुटाई। शायद उसमें से 2-3 एक का पर्चा खारिज हुआ, शायद और 2 ने इस तरीके से वापस लिया नामांकन। मुझे लगता है कि मैंने भी कई डिटेल में कई प्रत्याशियों को मैंने देखा है, तो उनकी छवि और एक सामाजिक रूप से उनकी स्वीकार्यता है, इसमें कहीं लेकिन जो मूलभूत जो सवाल अजीत जी ने उठाया, कि जो अनुभव है ना? कि भाई जो बूथ लेवल पे, कि भाई एक है कि ठीक है, सब कुछ है, भाई आप बहुत अच्छे हैं, पार्टी है। लेकिन क्या है ना कि जब तक लोगों को जो समर्थक हैं, उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करना ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे उनको पकड़ कर लाना, ये अभी मुझे लगता है कि उसमें से जैसे कई लोग पेशेवर हैं, अधिकतर आप देखिएगा ठीक-ठाक डॉक्टर्स हैं, अलग-अलग पेशेवर लोग हैं। उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है। ये पक्ष भी है जैसे कि उनका एक पक्ष है कि भाई साफ-सुथरे हैं और उसपे कोई एलिगेशन नहीं है, समाज में उनकी एक स्वीकार्यता है, लोग उनको एक वेल विशर के तौर पर देखते हैं, सम्मान है। लेकिन अब ये एक होता है ना कि राजनीति करना, है ना? वो भी एक अलग चीज़ है। आप जब तक आप उसमें इस अरविंद केजरीवाल की हम बात अगर करें, तो अरविंद केजरीवाल ने जिनको भी टिकट जो लोग भी पार्टी से लड़े या जीते, वो सब ना कहीं न कहीं उसमें एक ये था कि वो सोशल सेक्टर में एक्टिव थे। इसमें आप अमूमन देखिए कि सबके पास एक एनजीओ था। जो आप लोगों से डे टू डे कनेक्ट नहीं हैं, आप पेशेवर हैं, आप जैसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा का चुनाव है। पहले से संगठन है, आप आए, है ना? सिर्फ़ आपको बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आए और आपने जनसभाएँ अपनी की लोग टर्नआउट आपके चेहरे पर और पार्टी के ब्रांड के लोग पे जो है लोग टर्नआउट मतलब हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ठीक-ठाक ऐसी संख्या है कुछ लोगों को छोड़ के, जिनके पास राजनीतिक अनुभव है, अधिकतर के पास वैसा अनुभव नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि लैकिंग है। हाँ, इस बार उन्होंने फाइट किया, अगली बार शायद आप देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें इसी हिसाब से यही मोमेंटो अगर रहा, ये नहीं कि भाई हमने
लड़ा, हम हार गए और चुपचाप घर या पैक किया। और तो अगर इस मोमेंटो को कायम रखते हैं तो अगली बार हमें लगता है कि न जो है नतीजे देखने को मिलेंगे। उज्ज्वल, आप ग्राउंड ज़ीरो पर कई दिनों से हैं और कई शहरों जी। की खाक छानी है आपने। बहुत लोगों से आपकी बातचीत भी हुई है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, अभी मैं मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में हूँ और मुज़फ़्फ़रपुर का आपको थोड़ा-सा समीकरण मैं पहले बता देता हूँ। मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में आप ये मुज़फ़्फ़रपुर। समझिए, मुज़फ़्फ़रपुर का अगर आपको मिजाज समझना हो तो आप बस ऐसे समझिए कि मुज़फ़्फ़रपुर कभी किसी एक दल को लेकर के नहीं चला है। मतलब आप कहिए कि हमेशा एनडीए के समर्थन में रहा तो गलत होंगे, आप कहिए महागठबंधन के पास रहा तो गलत होंगे। हालाँकि 2020 से इस बार स्थिति अलग है। 2020 का परिणाम अगर आप देखोगे मुज़फ़्फ़रनगर की इन 11 विधानसभा सीटों में, 11 विधानसभा सीटों में गायघाट हो गई, औराई हो गई, बौछा हो गई, सकरा हो गई, कुढ़नी हो गई, मुज़फ़्फ़रनगर की सदर जो सीट है, कांटी, पारू, बरूराज, साहिबगंज, तो इनमें 6 सीटें जो थी वो एनडीए ने निकाली थी 2020 में और 5 महागठबंधन ने निकाली थी। अब चूंकि इस बार थोड़े समीकरण अलग हैं क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में है और प्रशांत किशोर की हम बात कर ही रहे थे, तो चूंकि किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट होता है तो देखिए थोड़ा बहुत वोट तो ले ही जाएगा। तो मामला त्रिकोणीय और इसके बाद आप सैनी भी और ये सब भी है, तो महागठबंधन की स्थिति भी इस बार थोड़ी अलग है। लेकिन एनडीए के लिए एक थोड़ी-सी खबर ये है कि जो टिकट काट दी है ना, वो समस्या करती हैं कभी-कभी और कभी-कभी क्या होता है वो बड़े स्तर पर करती हैं। जैसे नगर सीट पे रंजन जी को टिकट दे दी, अब रंजन जी को टिकट दे दी तो रंजन जी तो खुश हैं लेकिन जिनकी काट दी है, वो भाई साहब नाराज़ होके दिल्ली चले गए। अब दिल्ली चले गए तो वहाँ मीटिंग है और ये वो, आम लोग तो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तो रंजन जी को चुनाव वो किसी हालत में जीतने नहीं देंगे। खैर, वो रिजल्ट बताएगा, वो जब नतीजे आएँगे तो दिखेगा कि क्या होता है। लेकिन एनडीए के लिए सबसे एक बड़ी दिक्कत जो है वो यही है। और इस बार आप एक इस चुनाव में आप गौर करिएगा, इस बार के चुनाव में एनडीए ने, या आप कहिए एनडीए छोड़िए बीजेपी की मैं बात करता हूँ, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट, अपनी सीटें ऐसे बदली जैसे बल्ब में फ्यूज बदले जाते हैं ना, बीजेपी ने वैसे कैंडिडेट सारे बदले हैं। और जिनको जो मेहनत कर रहे थे सालों से, उन्हें लग रहा है यार कि मैं इतनी लंबी मेहनत कर रहा हूँ, वो नाम आप यकीन मानिए तय मान रहे थे कि मेरा नाम लिस्ट में है। और बीजेपी हमेशा जो कि चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो वो लिस्ट जब जारी हुई तो वो नाम निकले ही नहीं। नाम निकले नहीं वो धक्का, और दूसरा उनके समर्थकों जिन्हें विश्वास भरोसा पूरा दिया जा चुका था कि नहीं मैं ही इस बार खड़ा हो रहा हूँ, मेरे पीछे लगो, तो वो कार्यकर्ताओं को धक्का। और उसके बाद जब दूसरा कैंडिडेट, तो ये आगे कैसे निकल गया, इससे टिकट कैसे मिल गई, वो धक्का। तो ये जो हाई वोल्टेज धक्के दिए हैं बीजेपी ने इस बार, ये मुझे लग रहा है कि इसको समीकरण में लाना बहुत जरूरी है और अभी वो समीकरण आ नहीं पाया है। मैं बिल्कुल मुजफ्फरपुर की नगर सीट मुज़फ़्फ़रपुर। की बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर की नगर सीट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे इस वक्त मैं हुँ, मौजूद हूँ। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है, लेकिन मजबूत स्थिति में भी है अगर बागी को मना लिया जाता है तो। उज्ज्वल, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट जो हैं, जो पूर्व हैं और नए वाले जो हैं, दोनों बिज़नेसमैन हैं। शहर के बड़े बिजनेसमैन है बिज़नेसमैन और हैं। आप ये देखिए, हाँ, जो रंजन जी हैं वो भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे, उनका स्ट्रांग होल्ड है, ऐसा नहीं 2-2 है, बार। पकड़ उनकी मजबूत 2-2 है। 2-2 2-2 बार रह 2-2 चुके हैं। बार उनकी क्षेत्र में पकड़ मजबूत है, कार्यकर्ताओं में पकड़ मजबूत है, जमीनी है। लेकिन हुँ, हुँ। मुजफ्फरपुर के मुद्दे भी हैं। आप जब मुजफ्फरपुर आएँगे, तो आप मुजफ्फरपुर का ऐसे समझिए कि जैसे दिल्ली से गुड़गाँव कोई जाए और उसे लग जाए 4 घंटे शाम के वक़्त वो जाए। तो मुजफ्फरपुर की अगर किसी गली में जाम की आप घुस गए तो ये समझिए कि अब आप 4 घंटे 3 घंटे कब आपके किल हो गए आपको पता नहीं लगेगा। छोटे-छोटे मतलब किसी गलियाँ, छोटी-छोटी गलियाँ, और जाम से निजात अभी तक खूब रहे। इससे पहले विजेंद्र चौधरी थे, खूब बड़े-बड़े दावे किए, नहीं। दूसरी एक मैंने आज चूँकि मुजफ्फरपुर की पहचान ही लीची और लाठी से है, इसके लिए भी मुजफ्फरपुर में कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत यकीन दावे के साथ कह सकता हूँ। इस पर मैंने आज एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट की है। कई दुकानदारों से बात की है, कई व्यापारियों से बात की है। सब अपने को व्यापारी कह रहे हैं, सब अपने को लोगों के हितैषी कह रहे हैं। लोगों ने सबको बदल-बदल के यहाँ पे लाके देख लिया। किसी ने भी लाठी और लीची के लिए कोई काम नहीं किया। आपको बता दें कि लाठी जो है वो जीएसटी फ्री है, उस पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। बावजूद इसके उसे इंटरनेशनल फोरम पे भेजने की कोशिश ही नहीं करी गई। उसका लहठी प्रचार की बात प्रसार कह इस रहे हैं आप। तरीके से, जी, लाठी की बात कर रहा हूँ मैं।
उसको प्रचार प्रसार हाँ। उस तरीके से हुआ ही नहीं। वो इतना प्रचार प्रसार हुआ कि जिस व्यापारी ने अपनी कुब्बत पे आगे बढ़ाया तो वो बढ़ गया। मैं आपको बताऊं, एक बाबा लाठी भंडार करके बहुत आपने ही मुझे बताया था, बहुत फेमस दुकान है और उस दुकान पर मैं गया। उनकी 5वीं पीढ़ी उस दुकान को चला रही है। नीतीश कुमार उस दुकान पर आ चुके हैं, राबड़ी देवी वहां से लाख के कड़े ले जा चुकी हैं, ऐश्वर्या राय के लिए उस दुकान से कड़े बैजंत गए। बैजंती माला भी जोड़ वैजंती लीजिए उसमें, वैजंती बैजंती माला माला तक वहां गई। वहां की। अब समझिए 5 पीढ़ी से काम कर रहा आदमी अगर खड़े होकर के माइक पे ये बोल देता है कि सरकार ने हमारे लिए कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया, इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। तो जो लंबे वक्त से व्यापार चला रहा है वो अगर ये बात, और उसके यहाँ सब दल के लोग जा चुके हैं जो सत्ता में रहे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार है, उसके बाद लालू यादव लंबे वक्त से रहे और दोनों आदमी उसके यहाँ जा चुके हैं, उसकी दुकान पर उनसे मिल चुके हैं। बावजूद उसके अगर उसे ये कहना पड़ रहा है कि सरकार को काम करने की जरूरत है, हमारे व्यापार को अभी अंतरराष्ट्रीय वो पहचान नहीं मिल पाई, हमारा माल बाहर सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो ये गलती किसकी है, ये कमजोरी किसकी है, ये कमियां किसकी है? तो और सब अपने को व्यापारी कह रहे हैं। अभी रंजन जी तो अपने को व्यापारी बताते हैं, दूसरे वाले जो हैं वो भी अपने को व्यापारी, सब व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बावजूद उसके व्यापारी परेशान है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। तो ये एक बड़ी कमी है। अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, अब लोग कहते हैं यूपी से कंपेयर क्यों कर देते हो बिहार को? उत्तर प्रदेश में ओडीओपी चला ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला, हर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। आपने देखा भी ग्रेटर नोएडा के अंदर कितना बड़ा एक्सपो लगता है, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो लगता है। उस एक्सपो में सारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वहां पे इंटरनेशनल वायर्स आते हैं और वो पूरा एक्सपो लग के उसको पहचान मिली। बिहार के लिए ऐसा कभी कोई काम ही नहीं हुआ। आप देखिए, फिर हम्म। बात होती है कि बिहार बढ़ा क्यों नहीं, बिहार बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, पलायन का जिम्मेदार कौन है? ये छोटी छोटी एफर्ट आपको करने पड़ेंगे अपने चीजों को पहचान दिलाने के लिए। अब हो रहा है, मखाने का देखिए हुआ है, उसका मखाना बोर्ड बना है, लेकिन जब वहां जाऊंगा तो वहां की भी आपको एक सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि मैं वो पहले जमीन से खुद आंखों से देखना चाहता हूँ मखाना बोर्ड की सच्चाई क्या है, क्योंकि वादे और दावे उसके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पे हकीकत मुझे कुछ और सुनने में मिली है। खैर, सुनने को ही मिली है, मैं जमीन पर जाके देखना चाहता हूँ कि क्या है, फिर मैं आपको पूरी रिपोर्ट उसकी दे पाऊंगा। जी, अब अभिषेक जी, पिछले 15 साल 20 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं बिहार में, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हुआ है। उज्जवल भी कल बता रहे थे कि सड़कें जो हैं बिहार की वो बहुत अच्छी हैं। वो और भी काम कई सारे हुए हैं, लेकिन काम सरकारें बदलती रही, लेकिन काम जिस लेवल का होना चाहिए उस इस बार उस लेवल का करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं उनकी बहुत बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद है सरकार से कि सरकार और बेहतर करे। रोजगार हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये सब है और प्रशांत किशोर इसी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं और इसीलिए उनको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है लगातार। हाँ, काम तो अगर आप देखें शुरुआत से 2005 से, तो उसमें काम तो हुआ। जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और पब्लिक स्पेंडिंग की बात करें, तो सरकार ने उस तरीके से बहुत काम किया। जैसे प्रत्यय अमृत, अभी जो बिहार में नीतीश कुमार के बहुत खास आदमी, चीफ खास सेक्रेटरी। ब्यूरोक्रेट हैं, हाँ। उन्होंने उन्होंने सड़क और बिजली 2 चीज़ों को इतनी शानदार तरीके से सुधारा। 2014 तक सारे सब कुछ लग रहा था कि बिहार 2005 के बिहार से बहुत आगे निकल चुका है। जैसे छपरा में एक गाँव था जहाँ 16 साल से 1995 के बाद से ट्रांसफार्मर चलने के बाद बिजली नहीं आई थी। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को कॉम्प्लायंस करा, सॉफ्टवेयर बनाए, एक्जीक्यूट करा, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पीछे जाएँ तो 2012 में ही अगर आप याद करें, तो नीतीश कुमार ने खुद बोला था कि बिहार में जो विकास हो रहा है वो या तो पब्लिक स्पेंडिंग की वजह से हो रहा है, नहीं तो जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो समझिए कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है या फिर बाहुबली टर्म जो बिजनेसमैन हो गए, उनकी वजह से ज्यादा विकास हो रहा था। और एक आंकड़ा अगर आपको याद हो, तो 2007-8 और 2013 के बीच जो बिहार सरकार रजिस्टर्ड एमएसएमई है, तो उसमें दरअसल में 1300 की गिरावट आई थी। मेरे ख्याल से 2007-8 में 3320 एमएसएमई थे, और अगर देखिए तो 2013-14 में वो एमएसएमई की संख्या घट के शायद 2000 के आसपास रह गई थी, उसी रेंज में था। तो इस लिहाज से देखें तो थोड़ा-सा पैची है, लेकिन हाँ, एक जो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाना होता है, पब्लिक मनी प्राइवेट मनी को पुल करने के लिए ज़रूरी होता है, एक्सटॉर्शनिस्ट को बंद करना होता है, क्रिमिनल्स को बंद करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सही इम्प्रूवमेंट था। लेकिन वही 2013-14 में आप कहिए कि उनको पॉलिटिकल आइडियलिज्म की वजह से या जो जो एक
प्रो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है ना, तो आप कितना भी मान ले, लालू यादव जी और आरजेडी की वजह से थोड़ा-सा वो डैम्पेन हो जाता है। कोई छोटा-सा भी, मुझे अभी भी याद है 2015 में जब सरकार बनी थी, तो बोरिंग रोड के कितने लोग कह रहे थे कि हम लोग घर बेच के निकल जाते हैं अब। इतना डर का माहौल बन गया था। अब रियलिटी जो हो, क्रिमिनल्स की बैकग्राउंड आरजेडी से ट्रेस हो या ना हो, बट एक सेंटिमेंट बन जाता है उनके रिगार्डिंग। तो वो थोड़ा-सा एक डैम्पनर है जिसको प्रशांत किशोर ने उठाया नहीं, क्योंकि एक तरह से कहिए तो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती कि वो आरजेडी को लेके आए, तो उसकी वजह से कुछ कम हुआ। तो वो तरीका है, प्रशांत किशोर ने उठाया नहीं, लेकिन हाँ, जो 2014 के बाद से गड़बड़ियाँ रही, वो उसको बार-बार उठाते रहे। वो तो कहते हुए कि मैंने जिस नीतीश कुमार को सपोर्ट किया था, वो नीतीश कुमार आइडियलिस्ट था, कि उन्होंने नैतिकता पे अपना पद छोड़ दिया था और रिजाइन मार दिया था। अब उन्होंने कहा कि फिर भी हमने उनको बुलाया। अब जो नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेसेंट हो गया है। तो जैसे नीतीश कुमार कॉम्प्लेसेंट हो गए, तो बिहार का ग्रोथ भी कॉम्प्लेसेंट हो गया। और जैसे उज्जवल जी बता रहे थे, मुजफ्फरपुर इनफैक्ट खुद ही पॉलिटिकल कॉम्प्लेसेंसी की वेट चढ़ चुका है। यहाँ के सारे जो सबसे बड़े मॉल एस्टेब्लिश हुए हैं ना, उसका भी वही हाल है कि उनको उसको यहाँ के लोकल जो बाहुबली थे, उनके पैसे से एस्टेब्लिश करा गया है। और जो कुछ भी विकास होता है, तो बस लोकल जो सपोर्ट होता है। इनफैक्ट जो मैं बात करूँ पताही एयरपोर्ट की, तो इसको भी पुश मिला लोकल मीडिया के थ्रू, नहीं तो दरभंगा जा ही चुका था वो। तो वो जो कॉम्प्लिसेंसी है, मैं बोलूँगा नालंदा, राजगीर को छोड़ के, नालंदा, बोधगया, ये सब को छोड़ के बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगी। एक टाइम के बाद से स्टेबल हो गया है। जैसे बीजेपी है कि 20 साल से लालू राज की याद दिला के जीतते आई है, हरियाणा में उन्होंने जीता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज की याद दिला के। तो वैसे ही नीतीश कुमार 2015 के बाद से हमेशा जब भी चुनाव हुआ है, तो ये लोग बस कंपेयर करते रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था। वही प्रशांत किशोर उठाया उन्होंने, 2 ढाई साल तक उठाया, बहुत अच्छे से उठाया। लोगों के दिमाग में बातें भी आने लगी, फिर बाहर रहने वालों के दिमाग में आने लगी, स्टूडेंट वालों के दिमाग में आने लगी। बहुत उठाया, बहुत पॉलिसी फ्रेमवर्क्स भी दिए, लेकिन फिर वो चीज़ कन्वर्सेशन से गायब हो गई। वहाँ पे समस्या आ गई जी, प्रशांत किशोर के साथ, और फिर वो नेगेटिविटी में ज़्यादा उलझ के रह गए। जी, अजीत और जी, जो तुलना होती थी बिहार कि जी, मैं जी, अजीत खत्म कर जी, लूँ लास्ट में। बिहार हाँ, हाँ, कीजिए, कीजिए। तो वो जो तुलना होती थी अरविंद केजरीवाल से कि हमारा आंदोलन वाला नहीं है, हम आंदोलन वाले लोग नहीं हैं, अंत में वो, मुझे डर है कि अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे ही जा रहे हैं। जी। अच्छा। अजीत जी, बिहार मांगे विकास और इसीलिए चूँकि वहाँ पर विकास की और ज़रूरत है। चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे नई-नई फैक्ट्रियाँ लगाने की हो, चाहे रोज़गार, और इसी को एड्रेस लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है। तो अब जो भी सरकार बनेगी, जो भी पार्टी सरकार में आएगी, उसके लिए सबसे चुनौती जो है, वादा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हर घर को एक सरकारी नौकरी, जो संभव मतलब है ही नहीं। लेकिन फिर भी वादा तो है। लेकिन जो नई सरकार आएगी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो देखिए हरिशंकर जी, सबसे पहली बात तो क्या है कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, उसके पहले की स्थिति क्या थी कि लोग जो है अवसाद में थे, निराश थे, हताश थे। यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, अरे बिहार का कुछ नहीं हो सकता। आपको जानकारी होगी, हम लोग हर प्रकार का टैक्स देते हैं। बिहार में एक बाहुबली टैक्स होता था। लोग वहाँ पे अपने घर परिवार सबको छोड़ करके वो भाग गए, पलायन कर गए थे। और आज भी उसका डर है लोगों पर। एक कहावत है हमारे यहाँ कि दूध का जला छाछ भी फूँक फूँक कर पीता है। तो पूर्वजों में जो उसकी पीढ़ियां हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, आप भी अपने बच्चों से जब बैठेंगे चर्चा करेंगे, तो बच्चे को बता रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति था। तो नीतीश कुमार ने या अवसाद से, निराश से, हताश जो बिहार था, निराश था, हताश था, अवसादग्रस्त था, उस अवसाद को विश्वास में बदला। उन्होंने बताया कि नहीं, बिहार में भी कुछ हो सकती है। पहले बिहार में क्या था, गड्ढों में सड़क था, अब क्या है, सड़क में गड्ढे। और नीतीश जी ने सबसे पहला, नीतीश ने बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो गया, बहुत चीज उन्होंने किया है, तभी वो 20 साल से है। अगर बिना किए कोई भी जो है सत्ता में 20 साल तक नहीं रहा। और एक चीज और बता देता हूँ, जितने दिन से नीतीश कुमार जी हैं, उस प्रकार का उनके विरुद्ध जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही। आप मानिए इस बात को। हुँ, लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी तो ठीक ही है, काम तो ठीक ही किया उन्होंने, लेकिन एक सहानुभूति भी उनके प्रति है। और बीच में जो नीतीश कुमार के बारे में, जो जैसे नवीन पटनायक को लेकर के जो उड़ीसा में जैसे चली थी,
कि नवीन पटनायक जो है वो अचेत अवस्था में है, उनका जो वो पांडियन चला रहा है। उस प्रकार से नीतीश कुमार के प्रति भी छवि गढ़ने की कोशिश की गई। कई बार उनकी तस्वीरों को, आधी-अधूरी तस्वीरों को, वीडियो को काट करके, 4 चीज़ों को काट कर, लेकिन नीतीश कुमार इस चुनाव में इतने एक्टिव और कुछ डिसीजन ऐसे उन्होंने लिए कि उन्होंने दिखा दिया भाई आज भी जदयू मतलब नीतीश कुमार ही है। और दूसरी बात क्या, केंद्र में सरकार है, तो एनडीए की सरकार, जनता को एक तो सबसे पहले डर का माहौल, डर के माहौल का आज भी लोगों के अंदर ज़हन में डर है कि कहीं लौट आएगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि सरकारी नौकरी, अपने वादों की बात है, तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया है इस दौरान में। आप इसको मानिए, एक जीविका दीदी वाला जो वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया उन्होंने। उसके बाद जितने लोग संविदा कर्मी थे, जितने नौकरी में थे, सबकी सैलरी को बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये जो लाभार्थी वर्ग जो उन्होंने तैयार किया है, तो आप जो लाभार्थी वर्ग है वो उनको छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। एक आप वादा कर रहे हैं और एक जो वादा निभा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। आप सत्ता में आएंगे तब करेंगे, और वो सत्ता में हैं और वो कर रहे हैं। आपको याद होगा झारखंड का हेमंत सोरेन का चुनाव का, उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है उन्होंने लागू किया, और चुनाव के कुछ दिन पहले ही 1000 रुपया सबके अकाउंट में आ गया। भाजपा ने गोगो योजना उसके विरुद्ध में निकाला, उनके ये में 2100 देने की बात, और हेमंत सोरेन ने 2500 की बात। और क्या है कि हेमंत सोरेन का जो लाभार्थी वर्ग था, जो महिला वर्ग था, तो उसमें जो है अचानक पूरा प्रति सारे सारे राजनीतिक पंडित और विश्लेषक और स्ट्रेटजी मेकर धरे के धरे रह गए, और हेमंत सोरेन जो है दोबारा जो है सत्ता जो है लेके चले गए और मजबूत स्थिति में गए। तो इसी तरह नीतीश कुमार का जो लाभार्थी वर्ग है, जीविका दीदी हो गया, और उसका जो नौकरी जो दिया इन्होंने, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात हुई, और जो चीजें हैं, ये उनका जो प्लस पॉइंट है। और इस बार जदयू जो है कमबैक करने जा रही है। 2020 वाली स्थिति की जदयू नहीं रहने वाली है। इस बार जदयू की सीटें भी अच्छी रहेगी, और जदयू मजबूत स्थिति से लड़ भी रही है। जदयू जो आंतरिक गुटबाजी का शिकार नहीं है अभी। जदयू मजबूत स्थिति में, और एनडीए की स्थिति, और महागठबंधन की देखिए, महागठबंधन अभी तक सीट ही क्लियर नहीं होने जा रहा है। देखिए दोनों चरण का मतदान का जो ये जो नॉमिनेशन का जो था, डेट समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। कहीं आरजेडी भी चुनाव, आरजेडी का कैंडिडेट है और उसके सामने में कांग्रेस भी है। तो फ्रेंडली महागठबंधन फाइट कई अभी तक जगह। फ्रेंडली फाइट है। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है हम्म, चुनाव में? कुछ नहीं होता है। तो क्या ये एक स्थिति जो है अलग प्रकार की है, लेकिन एनडीए में ये चीज देखने। और दूसरी बात, जहां तक अभी उज्जवल जी ने कहा कि भाजपा में जो टिकट कट गया, तो एक भाजपा की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि वो नाराज जो लोग होते हैं, वो नाराज तो रहते हैं लेकिन कभी संगठन के विरुद्ध नहीं जाते। और भाजपा से जितने भी नेता नाराज होकर निकले हैं, आज देखिए वो कहाँ है? कहीं नहीं है, अस्तित्व मिट गया उनका। चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे और भी जो भी नेता निकले उनसे विरोध विरोध करके, इवन कल्याण सिंह की बात कर रहा हूँ। तो जो भी निकले भाजपा से विरोध करके, वो फिर लास्ट में भाजपा में ही आए। तो भाजपा के जो वो कैडर बेस्ड पार्टी हो गई है। भाजपा के कार्यकर्ता आपको जो हर जगह दिख जाएगा, हर बूथ पर दिख जाएगा। अच्छा, उसका वैचारिक संगठन का आधार भी उनका बैकअप है। वैचारिक जो संगठन है, जिस विचार परिवार से वो आते हैं, तो उनका ठीक है, नाराज होंगे, गुस्साएंगे, लेकिन वो आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। जैसे आपके बच्चे हैं, आपसे नाराज होते हैं, गुस्साते हैं, लेकिन बच्चे आपके विरुद्ध नहीं जाते। उसी तरह उनका समवैचारिक संगठन है, उनका पार्टी के लोग हैं, नाराज होते हैं, गुस्साते हैं, गुस्सा कर चले जाएंगे, घर से निकलेंगे नहीं, लेकिन घर घर जाकर के ये भी बोलने नहीं जाएंगे कि आप उनको वोट मत दीजिए। और जी जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो है किसी नेता के पीछे नहीं रहता, कार्यकर्ता पार्टी के पीछे। जिस तरह एक समय कांग्रेस के साथ जो थी, कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी थी, कार्यकर्ता पार्टी को सिंबल को देख के लगती जाती थी। उसी तरह आज के जो बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है। बीजेपी पहली वाली बीजेपी नहीं रह गई कि एक नेता चले जाएंगे गुस्सा के, तो कार्यकर्ता जो है घर में बैठ जाएंगे और हार जाएंगे। तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देखिए आप मैथिली ठाकुर वाली सीट में देखिए अलीगढ़ में, और उनको मना के ले आए ना भाई। उसी प्रकार भाजपा जितने नाराज लोग हैं उनको जो तुरंत मना लेती है, क्योंकि उनके पास बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, केंद्र में सरकार है, तो वो मना लेती है। एंटी इनकमेंसी भी पर नहीं है, और महागठबंधन आपस में सिर फुटबॉल वाली स्थिति है। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर अभी तक अपनी लाइन लेंथ क्लियर नहीं कर पाए। वो बस जो है आरोप प्रत्यारोप में आ गए हैं, झुंझलाहट उनकी साफ दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता अभी उन पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेगी। तो प्रशांत जी किशोर को विशाल थोड़ा जी। इंतजार करना पड़ेगा। जी 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 विशाल जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल कि इस बार जो चुनाव में बहुत सारी चीजें हैं, प्रशांत किशोर हो गए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में सबसे ज्यादा एक्टिव है,
हालाँकि वो बहुत ज़्यादा मीडिया से में है नहीं, जैसा पिछले चुनाव में हमने उनको देखा था। इस बार साइलेंटली काम कर रहे हैं लगता है, या फिर तरीका कुछ बदला होगा। लेकिन इन सब के बीच जो विकास की बात कर रहे थे, बिहार में अभी खास तौर से शिक्षा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कम है वहाँ पे। उसके अलावा रोज़गार पर भी, और यूपी के कई, चाहे आंध्र प्रदेश में आप चले जाइए, उसके बाद कर्नाटक में चले जाइए, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो वहाँ पे काम कर रही है। तो क्या बिहार में ऐसा संभव नहीं है? इच्छा शक्ति कैसे क्रिएट होगी और नई सरकार के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ रहेंगी? नहीं, जैसे देखिए इसमें मूल चीज़ क्या है कि एक पायदान तक हम आ चुके हैं, है ना? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, वो लगभग काम जो है, वो हुआ है। अब बात आती है क्वालिटी की, है ना? कि उस क्वालिटी की और भी कई मुद्दे हैं, रोज़गार है और उससे जुड़ी कई बिज़नेस की बात है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि भई स्टार्टअप, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ़ समस्या एक उसकी अपनी सीमा है। जब तक आप एक स्टार्टअप कल्चर, उद्यमिता की संस्कृति को विकसित नहीं करेंगे और जो खेती है और भी जहाँ से कि लोग इसमें काम धंधों में लगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ख़ासकर सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। अगर आज 8,000 के लिए 10,000 के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो वो सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई 50,000 1 लाख के लिए जाए तो ठीक है, भई हर किसी को अपने हिसाब से प्रगति का अधिकार है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य को नहीं छोड़ना पड़े। इवन अब जैसे अगर किसी को कोचिंग ही करनी है, तो वो किसी एक राज्य विशेष के शहर में जाकर क्यों करे? क्या वो पटना या किसी मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती है क्या? ठीक है, अगर आपको उच्च शिक्षा, अगर आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा कि मूलभूत जो मतलब अगर किसी को किसी की ज़रूरतें, उसके लिए अगर उसको बाहर जाना पड़ रहा है आज भी, और हम देख रहे हैं कि ट्रेनों में कैसे किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जिसको कि जनसुराज को इस बात के लिए मतलब मैं एडमायर करता हूँ कि उन्होंने खासकर पलायन और कई चीज़ों को उठाया। दिक्कत क्या है कि बिहार में जो भी नेता हैं, दुर्भाग्य से कुछ एक को छोड़ के किसी के पास, मुझे कहने में कोई वो नहीं, मतलब गुरेज नहीं, कि विज़न नहीं है आपके पास। आप विज़नलेस हैं। विज़नलेस है ना, कि भाई हमारे पास रोड मैप कैसे हो, हम तो बोल तो ये देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन ये कैसे होगा? इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। नीतिगत मामलों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर वही जो है जातिगत समीकरण और उसी को गुणा-भाग, कभी ये, कभी वो, आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति। अब देखिए दुर्भाग्य से प्रशांत किशोर की ही हम बात करें या वसुंधरा की ही बात करें। अब सोचिए बात कहाँ से शुरू हुई थी, बात कहाँ पर आ गई। अब कथित तौर पे 2-3 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए, फिर आप भी वही पुरानी जो घिसी-पिटी राजनीति है कि इसको धमकाया गया, बिठाया गया, ये है, वो है, तमाम मतलब जिस मुद्दे को आपने उठाया था, उस मुद्दे को आपको पकड़कर मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए था। ठीक है, 243 नहीं 240 पर तो आप लड़ रहे हैं। तो विशुद्ध राजनीति की जगह मुझे लगता है कि आप अपने मुद्दे जो आपने उठाए, वो चाहे पलायन हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो और रोजगार में भी है कि हमें स्टार्टअप कल्चर, मतलब कैसे हम सरकारी नौकरी के अलावा जो है हम कैसे, अभी जो कथित तौर पर रेवड़ियाँ बाँटी जा रही हैं या कुछ कुछ लोगों ने बाँटने की घोषणा की है, उसके इतर जो है व्यावहारिक आप समाधान क्या दे रहे हैं? ये तो एक है कि भाई जी, कहा जा रहा है कि आप जो है कि आपने एक तबके को कहा कि आपको हमने 10,000 दिया, आप ये हम आपको ये देंगे, आप हमें वोट दें। दीर्घकालिक जी। समाधान पे जो है वो बात करने की ज़रूरत है, तभी बिहार का जो है विकास होगा। जी, विशाल जी, अभिषेक जी और अजीत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा में हम अगले दिन फिर किसी नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।